आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6th से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स करने के लिए। तो आज है लेक्चर नंबर 21। इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गांव से गांव तक के बंदे तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में कमी है। ठीक है। और इन क्वेश्चंस के पीछे मेरा माइंड थॉट ये था कि मैंने जो इनको बनाया किस बेस पे, जैसे मैंने क्लास पे क्लास बुक बाय बुक पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। कई बार आपको बीच में लगेगा कि ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने बनाया हुआ या एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो हर एक इंफॉर्मेटिव है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है। जो हमें अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं, हम वो नहीं पढ़ते जो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी क्वेश्चन मैंने बनाया लाइन बाय लाइन जहाँ से भी बनते हैं, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है। लेक्चर नंबर 21 है और क्वेश्चन 1506 से शुरू है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो सबसे पहला काल कौन सा होता है? तो उसे कहते हैं प्रश्न काल। तो ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है कि जब संसद स्टार्ट होती तो उसका जो सबसे पहला जो सेशन होता है वो कौन सा होता है? प्रश्न काल होता है। अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो सबसे पहला काल कौन सा होता है? उसे कहते हैं प्रश्न काल। अगला प्रश्न है, प्रश्न काल के माध्यम से कौन सरकार के कामकाज की जानकारी लेता है? जो इसका उत्तर है संसद। प्रश्न काल के माध्यम से कौन सरकार के कामकाज की जानकारी लेता है? संसद। अगला प्रश्न है, संसद किसके जरिए कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? उत्तर प्रश्न काल के जरिए। संसद यानी कि पार्लियामेंट किसके थ्रू कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? वो है प्रश्न काल के थ्रू। कैसे? संसद जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछती है कि आपने ये काम किया तो किस बेस पे किया। ठीक है। मतलब चेक्स एंड बैलेंस संसद बनाने की कोशिश करती है प्रश्नकाल के जरिए, प्रश्न पूछती है प्रश्नकाल के जरिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय में कितनी इमारतें हैं? तो केंद्रीय सचिवालय जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है दिल्ली में, उसकी कितनी इमारतें हैं? इसकी 2 इमारतें हैं जो साउथ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में पीएम कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय है। तो साउथ में कितने हैं? एक पीएम कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। वही जो नॉर्थ ब्लॉक है वहाँ पे वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, 2 मंत्रालय हैं। ठीक है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की 543 सीटों में से सामान्य सीटें कितनी है? मतलब सामान्य लोगों के लिए सीटें कितनी है? तो 543 में है 412 है सामान्य के लिए लोकसभा में। लोकसभा में 543 सीटों में सामान्य सीटें कितनी है? 412। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो वो है 84, 84 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं, हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, कितनी सीटें आरक्षित होती है? उत्तर है 47, 47। तो एससी के लिए है 84, एससी के लिए ज़्यादा है, और एसटी के लिए कम है 47। याद रखना ये क्वेश्चन सीधा मतलब ऐसी स्टेटमेंट दे देता है एग्जामिनर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? तो उत्तर है 3 स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर। संसदीय शासन व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर। अगला है लेसन नंबर 4, कानूनों की समझ। प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन से कानून प्रचलित थे? तो प्राचीन भारत में जो स्थानीय मतलब लोकल लॉ जो है, स्थानीय कानून प्रचलित थे। प्राचीन भारत में कौन से कानून प्रचलित थे? उत्तर है स्थानीय कानून। अगला प्रश्न, 1870 का राजद्रोह अधिनियम क्या था? उत्तर अंग्रेजों की मनमानी कानून था ये। इसमें अंग्रेजों का विरोध व आलोचना करने वालों को मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है। तो 1870 का विद्रोह अधिनियम क्या था? उत्तर है कि अंग्रेजों की मनमानी कानून थे ये। इसमें अंग्रेजों का विरोध व आलोचना करने वालों को
मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार कानून कब बना? इसका उत्तर है 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून बना। उसके अनुसार बेटा बेटी माँ तीनों को पारिवारिक संपत्ति में बंटवारे का हिस्सा मिल सकता है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार कानून कब बना था? 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून बना था। उसके अनुसार बेटा हो या बेटी हो या माँ हो, तीनों को पारिवारिक संपत्ति में बंटवारे का हिस्सा मिल सकता है। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? तो इसका उत्तर 2005 में बना, 2006 में लागू हुआ था। तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? 2005 में बना और 2006 में लागू हुआ था। लागू 2005 में हुआ था, लागू 2006 में हुआ था, लेकिन बना 2005 में था। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। अगला प्रश्न है स्थायी समिति 2002 में आई, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में। इसकी रिकमेंडेशन पर कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है महिला सुरक्षा संबंधी कानून। स्थायी समिति 2002 में आई। तो स्थायी समिति कब आई थी? 2002 में, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में। इसकी रिकमेंडेशन पर कौन सा कानून लागू किया गया था? महिला सुरक्षा संबंधी कानून। तो महिला सुरक्षा संबंधी कानून कौन सा है? स्थायी समिति 2002। और अब स्थायी समिति कब आई थी? तो ये 2002 में आई थी, महिला सुरक्षा से संबंधित थी स्थायी समिति। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यायपालिका, जुडिशरी। कानून के शासन से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कानून का शासन का मतलब सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। तो कानून के शासन का मतलब क्या होता है? कानून का शासन का मतलब होता है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। अगला प्रश्न है न्यायपालिका किसका अंग है? तो इसका उत्तर है न्यायपालिका सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो न्यायपालिका किसका अंग है? सरकार का अंग। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर है विवादों का निपटारा, नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकार, केंद्र व राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है और न्यायिक समीक्षा भी करती है, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? उत्तर, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। ये क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जो भी संविधान से रिलेटेड है या न्यायपालिका से रिलेटेड है, कहीं से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि पहले कोई डिसीजन दिया होता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर बाद में कुछ उसमें चेंजेस करने हो, अपना डिसीजन पहले वाला बदलना हो, तो उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। पहले के डिसीजन को प्रेजेंट टाइम में बदलना उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, मतलब रिव्यू करना अपने डिसीजन को। अगला प्रश्न है कानून की रक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कौन करता है? तो वह न्यायपालिका। कानून की रक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कौन करता है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है जीवन का मौलिक अधिकार व साथ ही स्वस्थ का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 21 में। जीवन का मौलिक अधिकार व साथ ही स्वस्थ का अधिकार, जीवन का मौलिक अधिकार व स्वस्थ का मतलब स्वास्थ्य का अधिकार किस में शामिल है? आर्टिकल 21 में। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उस दिन भारत क्या बना था? उत्तर, उस दिन भारत जो है गणतंत्र बना था। या भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन दो काम मतलब याद रखना कि एक ही दिन हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी और भारत गणतंत्र भी बना था 26 जनवरी 1950 को, और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसका पूर्ववर्ती नाम था? तो इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कौन सा भवन पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में होता था? तो इसका उत्तर है न्यायपालिका जो है
कौन सा भवन पहले संसद भवन के भीतर जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में होता था? तो न्यायपालिका। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में किसका भवन होता था? तो न्यायपालिका। और अब इसने क्या न्यायपालिका सरकार का अंग है? उत्तर, न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से काम करती है। तो न्यायपालिका क्या सरकार का अंग है? इसका उत्तर, न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से काम करती है, मतलब स्वतंत्र बॉडी है। विधायिका कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को कौन रोकता है? न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को कौन रोकता है? न्यायपालिका। कैसे रोकता है? अगर विधायिका और कार्यपालिका ने कोई गलत लॉ पार्लियामेंट में पास कर दिया तो उसके बाद अगर जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, न्यायपालिका में जाता है, तो न्यायपालिका चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू उनको कह सकती है कि आप जो है सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए जो है न्यायपालिका दुरुपयोग को रोकती है, विधायिका और कार्यपालिका की। अगला टॉपिक है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? प्रश्न है, भारत में अदालतों की संरचना किस तरीके की है? उत्तर, 3 स्तर की है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय जिसे कहते हैं। तो भारत में क्या है? अदालतों की संरचना। यहाँ पे भारत में अदालतों की संरचना किस तरीके की है? किस स्तर की है? 3 स्तर की है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें कौन सा न्यायालय कहा जाता है? इसका उत्तर है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। क्वेश्चन फिर से पड़ेगा कि जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें कौन सा न्यायालय कहा जाता है? उत्तर, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। तो उसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? तो हर बंदा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो जाता नहीं है, सबसे पहले बंदा जाता है नज़दीक वाले कोर्ट में, जिसे जिला न्यायालय कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? जिला न्यायालय में जाते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाते हैं। वो तो बड़े बड़े केस जाते हैं, बड़े लंबे लंबे केस वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है अपने नज़दीक वाले कोर्ट में जाते हैं, जो भी अगर केस होता है। अगर उसने सतत विकास लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है लैंगिक समानता। तो हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 17 हमारे गोल है, ठीक है। उसमें से लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता, लक्ष्य 5, सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। सतत विकास लक्ष्य 16 किससे संबंधित है? 16 किससे संबंधित है? यह है शांति, पेश, न्याय, जस्टिस, सशक्त संस्थाएं, पावरफुल इंस्टीट्यूशन। सतत विकास लक्ष्य 16 किससे संबंधित है? शांति से, न्याय से और सशक्त संस्थाएं। तो शांति 16 याद रखना, 16 से याद रखना, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? 1862 में। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी सबसे पहले? 1862 में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किस जगह की गई थी? इसका उत्तर है कोलकाता, मुंबई, मद्रास विधानसभा में। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किस जगह पे की गई थी? कोलकाता, मुंबई, मद्रास। कौन कौन सी? कोलकाता, मुंबई, मद्रास में सबसे पहले उच्च न्यायालय है। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। ऊपर भी है उच्च न्यायालय, कंफ्यूज नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। अगला प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की थी? 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? 1966 में। भारत में वर्तमान में कितनी हाई कोर्ट है? तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न, पंजाब और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पे? सॉरी, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 4 स्टेट हैं उनका हाई कोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी किन 4 राज्यों का हाई कोर्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट में ये जो है मतलब राज्य दिए जा सकते हैं, असम की जगह और ही डाल सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे? गुवाहाटी। गुवाहाटी, जो असम की राजधानी गुवाहाटी।
अगला प्रश्न है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या मतलब है? इसका उत्तर है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से मतलब ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। उदाहरण, दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण केस नीचे से सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसके बाद 1980 में देश भर में महिलाओं ने दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या मतलब है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से मतलब ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की अदालतों को मानने होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण कौन है? दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण केस नीचे से सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इसके बाद 1980 में देश भर में महिलाओं ने दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा कौन से कानून का उल्लंघन है? तो इसका उत्तर है फौजदारी। दहेज प्रथा कौन से कानून का उल्लंघन है? फौजदारी कानून का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर है? उत्तर है, चोरी, दहेज, हत्या के लिए FIR दर्ज होती है, पुलिस जांच करती है, अदालत में केस फाइल, अगर दोषी कोई पाया जाता है उसे जेल या जुर्माना होता है। ठीक है, ये हो गए दीवानी। और फौजदारी मामले हो गए जमीन की बिक्री, खरीद, किराया, तलाक, विवाद आते हैं। उसने सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था कब विकसित की थी? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे कहते हैं, तो वही थी 1980 में। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी 1980 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि PIL किसने इंट्रोड्यूस की थी? वहाँ पे डाल सकता है कि लॉ मिनिस्ट्री ने की थी, लॉ डिपार्टमेंट ने की थी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ पे डाल सकता है। ठीक है, तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान उड़ीसा में सूखा कब पड़ा था? तो इसका उत्तर है 2001 में सूखे की समस्या पैदा हुई थी राजस्थान और उड़ीसा में, सूखा 2001 में। अगला प्रश्न है, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम में न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? इसका उत्तर है, न्यायालय के अनुसार अदालत आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम में न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? न्यायालय के अनुसार अदालत आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था, मतलब पैसा कमाने के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2 क्या है? भूखमरी समाप्त करना। सतत विकास लक्ष्य 2 क्या है? भूखमरी समाप्त करना। लेसन नंबर 6 है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 22। किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है? तो यह है आर्टिकल 22। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39A में क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है, अनुच्छेद 39A के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं कर सकते। अनुच्छेद 39A में क्या है, क्या प्रावधान है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 39A के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है? इसका उत्तर, अनुच्छेद 22 में फौजदारी कानून में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार हैं। तो नंबर 1 है, गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है? ठीक है, मौलिक अधिकार है पूछना कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 22 में फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार है। जैसे गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। पहला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 22 में फौजदारी कानून को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है DK बसु दिशा निर्देश भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में फौजदारी कानून को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो DK बसु दिशा निर्देश, फौजदारी कानून DK बसु दिशा निर्देश, आर्टिकल 22। और ऑप्शन है, 15 वर्ष से कम उम्र के बालक व महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 22। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक व महिला को
केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 22 के अनुसार FIR पुलिस के पास किस रूप में हो सकती है? तो इसका उत्तर है लिखित भी हो सकती है और मौखिक, दोनों रूप में हो सकती है। तो कौन सा आर्टिकल संबंधित है FIR दर्ज करने से? आर्टिकल 22। लिखित व मौखिक दोनों रूप से हो सकती है FIR। अगला टॉपिक है सरकारी वकील की भूमिका। प्रश्न है, अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर है सरकार का वकील। सरकार के वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल करती है। तो अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो सरकार का वकील। सरकार के वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल करती है। लेसन नंबर 7 है हास्याकरण की समझ। टॉपिक है आदिवासी। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? इसका उत्तर है आदिवासियों का मतलब मूल निवासी होता है। भारत की 8% आबादी आदिवासियों की है। कितनी प्रतिशत? 8% आबादी आदिवासियों की है भारत की। अगला प्रश्न है, भारत में आदिवासियों का निवास स्थान कहाँ पर है? इसका उत्तर है जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। कहाँ पे? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह। कितने? 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा आदिवासी समूह है। तो भारत में आदिवासियों का निवास स्थान कहाँ पे? तो जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। झारखंड और छत्तीसगढ़ वाली एरिया में ये पाए जाते हैं आदिवासी। भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह है। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा आदिवासी समूह है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का धर्म किससे अलग है? इसका उत्तर है आदिवासियों का धर्म हिंदू, ईसाई और इस्लाम से बिल्कुल अलग है। तो स्टेटमेंट में ये भी दिया जा सकता है कि आदिवासियों का धर्म जो है हिंदू धर्म जैसा है, ईसाई धर्म जैसा है, इस्लाम धर्म जैसा है, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि आदिवासियों का धर्म जो है हिंदू, ईसाई, इस्लाम से बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न है, आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? इसका उत्तर है आदिवासी पुरखों की पूजा करते हैं। गांव व प्रकृति की उपासना करते हैं। ग्राम आत्माओं की पूजा लता कुंज में की जाती है, जबकि पुरखों की पूजा घर में की जाती है। तो आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी पुरखों की, अपने पुराने लोगों की पूजा करते हैं। गांव व प्रकृति की उपासना करते हैं। ग्राम आत्माओं की पूजा लता कुंज में की जाती है, और जबकि पुरखों की पूजा घर में की जाती है। आदिवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी या जनजाति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी स्थान के उदाहरण कौन से हैं? इसका उत्तर है उड़ीसा का जगन्नाथ, बंगाल, असम की शक्ति। बंगाल और असम की शक्ति व तांत्रिक परंपरा इसके उदाहरण है। आदिवासियों के उदाहरण कौन से हैं? उड़ीसा का जगन्नाथ, बंगाल और असम की शक्ति व तांत्रिक परंपरा इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की भाषा कौन सी थी? इसका उत्तर है आदिवासियों की भाषा बांग्ला व संथाली थी। तो आदिवासियों की भाषा कौन थी? बांग्ला व संथाली। संस्कृत इनकी भाषा नहीं थी। तो क्या संस्कृत आदिवासियों की भाषा थी? नहीं। अगला प्रश्न है, असम में कितने लाख आदिवासी रहते थे? तो इसका उत्तर है 70 लाख आदिवासी असम में ही रहते थे। 70 लाख आदिवासी असम में ही रहते थे। अगला प्रश्न है, नयामगिरी हिल्स कहाँ पे पाई जाती है? इसका उत्तर है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में नयामगिरी हिल्स पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उड़ीसा के कालाहांडी में कौन सी हिल्स पाई जाती है? तो नयामगिरी हिल्स, उड़ीसा के कालाहांडी में नयामगिरी हिल्स पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की नयामगिरी हिल्स में किसने रिफाइनरी आने का विरोध किया था? तो इसका उत्तर है उड़ीसा के कालाहांडी में नयामगिरी हिल्स आने का वहाँ की डोंगरिया कोंद जनजातियों ने रिफाइनरी बनाने का विरोध किया था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। और उन्होंने किसका विरोध किया था? रिफाइनरी बनाने का। उड़ीसा की नयामगिरी हिल्स में किसने रिफाइनरी आने का विरोध किया था? इसका उत्तर है उड़ीसा के कालाहांडी में जो नयामगिरी हिल्स है आने का विरोध वहाँ की डोंगरिया कोंद जनजातियों ने रिफाइनरी बनाने का विरोध किया था। मतलब उसने भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? तो भारत में जो है 106 नेशनल पार्क है। कितने? 106 नेशनल पार्क हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल पार्क कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं? तो नेशनल पार्क का एरिया कितना है? तो इसके उत्तर है 44,378 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में नेशनल पार्क है 106 और एरिया कितना है? 44,378 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं? भारत में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वह है 567। तो याद कैसे रखना है? 5, 6, 7। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 5, 6, 7। ठीक है, 567, 5, 5, 6, 7 ऐसे याद रखना है। 5, 6, 7 वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में है। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने प्रतिशत एरिया में फैले हुए हैं? तो उसका उत्तर है 1,22,564। तो कितने एरिया में फैले हुए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में? तो 1,22,564। 1,22,564 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। यह पूरे भारत के भौगोलिक एरिया का कितना है? 3.73%। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कुल भौगोलिक एरिया के कितने % एरिया में पाए जाते हैं? तो 3.73, तो 3.73% एरिया में पाए जाते हैं। अगला लेसन नंबर 8, हास्याकरण से निपटना। मौलिक अधिकारों का उपयोग टॉपिक है। मौलिक अधिकारों का उपयोग। प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता व छुआछूत का उन्मूलन है? अस्पृश्यता व छुआछूत का उन्मूलन है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता व छुआछूत का उन्मूलन अनुच्छेद 17। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? आर्टिकल 15 भी अस्पृश्यता के लिए है। इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 15। तो स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित कौन से आर्टिकल है। तो 15 और 17 अगर दोनों डाल दिया जाए आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर वहाँ पे डाल दिया कि नॉन ऑफ दीज तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आर्टिकल 15 और 17, वैसे तो स्पेशली 17 है लेकिन 15 में भी 15 को भी गिना जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, कबीर किस शताब्दी से संबंधित है? उत्तर, कबीर 15वीं शताब्दी के कवि, पेशा से बुनकर, भक्ति परंपरा से संबंधित, कविता परम सत्ता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती थी। उनके अनुसार श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। तो कबीर के अनुसार समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार क्या है? श्रम। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1989, 1989 से कहते हैं 1989 में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, 1990 से एक साल पहले। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 से एक साल पहले 1989। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान थे? इसका उत्तर है, अगर कोई शारीरिक, मानसिक व नैतिक रूप से निंदनीय कार्य करता है, ऐसे लोगों को यह सजा दिलाता है। SC/ST के व्यक्ति को खाद्य व गंदा पदार्थ खाने या पीने को विवश करता है। अगर SC को नंगा करे या नंगा घुमाया जाए, शरीर पर रंग लगाए, ऐसे कृत्य दलित आदिवासियों को साधारण संसाधनों से वंचित कराया जाए या गुलाम की तरह काम किया जाए, तो ये अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अगला है लेसन नंबर 9, जन सुविधाएं। प्रश्न है, जन सुविधाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, जैसे जन सुविधाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज आदि। ये जो है जन सुविधाएं, जन का मतलब क्या है? जनता। जनता के लिए सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? अगला प्रश्न है, पानी के अधिकार को किस आर्टिकल के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को किस आर्टिकल के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है, जल और स्वच्छता कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? जल और स्वच्छता कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? यह सतत विकास लक्ष्य नंबर 6। जल और स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य 6।
ऐसा याद रखना कि जल, मैंने कितना लीटर जल पिया, मैंने 6 लीटर जल पिया, 6 लीटर जल मैंने पिया, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 11 किससे संबंधित है? संवहनीय शहर व समुदाय। सतत विकास लक्ष्य 11 किससे संबंधित है? संवहनीय शहर व समुदाय। संवहनीय शहर व समुदाय किस विकास लक्ष्य से संबंधित है? 11। सतत विकास लक्ष्य 12 किससे संबंधित है? जिम्मेदारी से उपभोग व उत्पादन। उपभोग व उत्पादन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों के पास जल है? तो 87% लोगों के पास जल था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को जीवन के अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? उत्तरी आर्टिकल 21। भारतीय संविधान में पानी हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा को जीवन के अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? आर्टिकल 21। अगला है लेसन नंबर 10, कानून और सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 1582 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख बच्चे व्यवसाय में नौकरी करते हैं? उत्तर, 5 से 14 वर्ष के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है व्यवसाय में करते हैं, व्यवसाय में नौकरी करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख बच्चे व्यवसाय में नौकरी करते हैं? 5 से 14 वर्ष के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे। अगला प्रश्न है, संसद में बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका उत्तर है 2016 में संसद में बाल श्रम प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम बनाया गया। संसद में बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बनाया गया? उत्तर है 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम ने किस अधिनियम की जगह ली? तो इसका उत्तर है 1986 में संशोधन किया गया, ठीक है, 1986 की जगह ली। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम ने किस अधिनियम की जगह ली थी? उत्तर है 1986 में संशोधन किया, यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व 14 से 18 वर्ष के किशोरों को काम पर प्रतिबंध लगाता है। तो बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम ने किसकी जगह ली? 1986 के अधिनियम में संशोधन किया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व 14 से 18 वर्ष के किशोरों को काम पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न, 2012 में शुरू हुआ पेंसिल पोर्टल, सॉरी यहाँ पे है 2017 में, 2017 में शुरू हुआ था पेंसिल पोर्टल, किससे संबंधित है? इसका उत्तर 2017 में ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ हुआ था। इसका मेन काम क्या था? शिकायतें ट्रैकिंग, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को मॉनिटर करना। तो 2017 में पेंसिल पोर्टल किससे संबंधित था? 2017 में ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ हुआ था। इसका काम क्या है? शिकायतों ट्रैकिंग, शिकायतें लेना, ट्रैक करना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को मॉनिटर करना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय बाल परियोजना को मॉनिटर कौन करता है? तो पेंसिल पोर्टल 2017 में जो एस्टेब्लिश हुआ था। अगला प्रश्न है, NCLP का क्या अर्थ है? इसका उत्तर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। नेशनल NCLP, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। और उसमें भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर को हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को। स्टेट पीसीएस में सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मैंने भी फेस किया है। अब जो है मतलब डेट के ऊपर आगे से 2 दिसंबर 1 दिसंबर वहाँ पे डाल देता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिक कहते हैं, मिक गैस भी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक। भोपाल गैस त्रासदी के समय एरिया जो है किस कंपनी के अंडर था? तो इसका उत्तर है यूनियन कार्बाइड नामक यूएस की कंपनी थी, वहाँ कीटनाशक बनते थे, पेस्टिसाइड वगैरह।
इसमें 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अब यह डाउ केमिकल के कब्जे में है। तो भोपाल गैस त्रासदी किसमें एरिया किस कंपनी के अंतर्गत था? यूनियन कार्बाइड नामक यूएस कंपनी, जहाँ कीटनाशक बनते थे। इनमें जो है 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन कौन थे? तो एडरसन। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन कौन थी? एडरसन थी। अगला प्रश्न है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में। तो हेल्दी एनवायरनमेंट यानी कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दी थी? उत्तर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन का अधिकार है। तो प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 9 किससे संबंधित है? तो इसके उत्तर उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधा से संबंधित है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 किससे संबंधित है? उद्योगों से संबंधित है। नवाचार, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधा। उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधा से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? 9। सतत विकास लक्ष्य 8 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है यह जो उचित कार्य व आर्थिक वृद्धि। सतत विकास लक्ष्य 9 किससे संबंधित है? उचित कार्य व आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। अगला जो है ये जो बुक शुरू हो गई है स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, मतलब हिस्ट्री की बुक है, क्लास 8th। हिमाचल प्रदेश के गौरव और राष्ट्रीय गौरव, इसका टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के गौरव और राष्ट्रीय गौरव। लेसन 1 है हिमाचल प्रदेश के गौरव, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। प्रश्न है 1597 पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर है बाबा कांसीराम। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? बाबा कांसीराम। अगला प्रश्न है, बाबा कांसीराम का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका उत्तर है कांगड़ा के डाडासीबा जिले के पदियाली गांव में। तो बाबा कांसीराम का जन्म कहाँ हुआ था? कांगड़ा के डाडासीबा के पदियाली गांव में। अगला प्रश्न है, बाबा कांसीराम जी के पिता का नाम क्या था? उत्तर 11 जुलाई 1882 को पिता लखनऊ राम और पत्नी सरस्वती देवी के साथ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 1500 है, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम किससे प्रभावित थे? तो उत्तर है लाला लाजपत राय से। तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम किससे प्रभावित थे? लाला लाजपत राय से। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऊपर वाले से कि आप जल्दी सक्सेस हो जाए ज़िंदगी में, और जो मेरा मोटिव है वो भी पूरा हो जाए कि सबको जो है एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। लोग जो एक टॉपिक के ऊपर 2-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।